हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर, जिसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम लोग पढ़ रहे थे। जो काफी रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है और बची हुई रिएक्शंस को पूरा करने का, और ज्यादा रिएक्शंस जो बची हुई रिएक्शंस है उनको पूरा करने का। इसलिए आपके सामने लेकर आए भैया पार्ट 4 ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी है। फिर चाहे आपने ऑक्सीडेशन देखा हो एल्डिहाइड और कीटोन का, फिर चाहे आपने जो आपका प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनकी आप बात करो, चाहे फिर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया हो, या फिर जो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की बात करो, वो सारी रिएक्शंस हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख ली है। बट उसके अलावा जो एक या दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बच जाती हैं, उनको हम कवर करेंगे अपने पार्ट 4 में। उनको हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चौथे पार्ट में। चौथे और अंतिम पार्ट ये होगा केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, क्योंकि इसके बाद सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपी हुई हैं वो भी बताई हैं, आईआईटी जेईई या नीट के लिए जो जरूरी है वो भी बताई हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपको एक बताता हुआ चलाऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता हुआ चलाऊं। पार्ट 4 में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेंगी। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी जो होगी वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले। समझ पड़ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिसके थ्रू आप फ्री एजुकेशन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, फ्री एजुकेशन आप ले पा रहे हो, जो है मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म। देखो यूट्यूब चैनल तो आपको सबको पता है, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है magnetbrains.com, वो वेबसाइट पर आपको एक्सक्लूसिवली हर क्लास का हर सब्जेक्ट हर चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, वहां पर वेबसाइट पर एक पूरा एक कोर्स के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको वेबसाइट पर जाकर सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या एग्जाम सेलेक्ट करना है, और सामने आपके पूरा कोर्स आएगा, जिसमें आपके कंसेप्ट वीडियोस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, सैंपल पेपर्स होंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वन शॉट होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। मतलब तुम्हें एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेबसाइट को विजिट करना। तो अब YouTube को तो सब्सक्राइब कर ही लो आप, लेकिन वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करो। अब तो वहां पर आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल जाती है, जिसका पूरा एक कैटेगरी, डिटेल्ड कैटेगरी आपको बनाकर दिया है। वहीं से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, वहीं से ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स वहां पर देख सकते हो। तो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं, पूरे लेक्चर वीडियोस आपको मिलते हैं। एंड अगेन, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की मोनोपोली रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री एजुकेशन है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई भी प्रीमियम पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं है, क्योंकि 100% आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेक्चर्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो भैया जितना हो सके कोशिश करें, लोगों को अवेयर करें, जितना हो सके लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल सब जानते हैं, लेकिन वेबसाइट के बारे में बताएं, और यही छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के लिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो लेट्स बिगिन विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और यहां पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 4, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, विच इज कैनिजारो रिएक्शन, विच इज कैनिजारोज रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। कैनिजारो रिएक्शन को हम यहां समझने वाले हैं, और मैं आपको 5 स्टार क्यों बना दिए, 4 ही बनाए, एक और बना दो, बल्कि मैं तो कहता हूं क्योंकि ये रिएक्शन 100% तुम्हारे एग्जामिनेशन में छप चुका है। अब तुम बोलोगे सर आप हर रिएक्शन में बोलते हो, नहीं मैं हर रिएक्शन में नहीं बोलता भाई, मैंने एल्डोल में बोला था और यहां बोल रहा हूं कैनिजारो में, इस चैप्टर में दूसरी बार। कैनिजारोज रिएक्शन तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर में छप चुका है, किस सेट में छपा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनिजारो रिएक्शन हर बार आती है, हर बार पूछी जाती है। 1 मार्क के लिए पूछ ली जाएगी, या कुछ क्रॉस कैनिजारो पूछ लिया साथ में तो 2 मार्क की हो जाएगी, बट ये पूछी जरूर जाती है।
तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल और कैनिजारो ऐसी रिएक्शंस होती है जो हर साल आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो। समझेंगे, पहले रिएक्शन को समझ लें, पहले रिएक्शन को समझ लें फिर बात करते हैं। कैनिजारो में भैया होता क्या है? पहली बात तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। पहली बात तो एल्डिहाइड ही देंगे, कीटोन दे नहीं सकते, क्योंकि कीटोन में तो हर सूरत में अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन समझ गए ना भाई? कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, उसके अगल और बगल में कार्बन की क्या स्थिति है? उसके अगल और बगल में कार्बन की क्या स्थिति है? ये उसके अगल बगल में कार्बन की क्या स्थिति है? तो वहां पर आपके पास कार्बन होंगे, कीटोन है तो कार्बन होंगे, और वो कार्बन आपके होंगे अल्फा कार्बन। दीज आर कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन हो गए, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, बोथ आर अल्फा कार्बन। और भाई साहब अगर अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन्स है, तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कैनिजारो नहीं दे सकता। अल्फा कार्बन जिसमें है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी उसमें है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो नहीं दे सकता। इसलिए कीटोन को हमने सबसे पहले बाहर कर दिया। हमने सबसे पहले कह दिया भैया कीटोन आप दे ही नहीं सकते यहां पर कैनिजारोज रिएक्शन, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इवन जो हायर एल्डिहाइड्स होंगे, ध्यान से देखें, हायर एल्डिहाइड समझ रहे हो? हायर एल्डिहाइड्स का मतलब है C डबल बॉन्ड O H, और यहां पर भी हैव CH3, तो यहां पर आपके पास हायर एल्डिहाइड्स हो गए। अब हायर एल्डिहाइड्स हो गए तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बोनिल का कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन अगेन, और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता। तो कैनिजारो सिर्फ दे कौन सकता है? एक ही ग्रुप दे सकता है, दैट इज मीथेनल। मीथेनल के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि मीथेनल ही दे सकता है सिर्फ यहां पर। तो ये हो गया आपके पास H C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका मीथेनल हो गया, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 100% ये क्या कर सकता है? कैनिजारो रिएक्शन कैरी कर सकता है, क्योंकि कार्बोनिल से जो कार्बन है ये अल्फा नहीं है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कार्बोनिल का कार्बन है ये अल्फा कार्बन नहीं है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। इससे जो जुड़े हुए हैं ये आपके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, फिर ये नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन विद इट, और नो अल्फा हाइड्रोजन मींस ये 100% काम का है, कैनिजारो दे सकता है। देखो एल्डोल और कैनिजारो में यही उल्टा है। एल्डोल कहता था भाई अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, 2 मॉलिक्यूल्स में से एटलीस्ट एक के पास होना जरूरी है। कैनिजारो कहता है एक ही मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, लेकिन उसके पास अल्फा नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी कैनिजारो होगा। सो एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये मन में पहले बिठा लो। आगे भैया आगे, नेक्स्ट, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहली बात तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होती है। अब सवाल उठता है डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है? जब एक मॉलिक्यूल अपने आप को 2 प्रोडक्ट में तब्दील करे, एक मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के तौर पर लिया है वो 2 मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाए एज अ प्रोडक्ट, जिसमें से एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कह देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब ये कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा, उस सिंगल सब्सटेंस का एक सब्सटेंस होगा, वो सिंगल सब्सटेंस 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मान लो दिस इज प्रोडक्ट 1 एंड दिस इज प्रोडक्ट 2, तो प्रोडक्ट 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट 1 है भाई वो इसके ऑक्सीडेशन से आया है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर आया है, तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट 2 है वो रिडक्शन से आया है, यानी कि यहां ये जो प्रोडक्ट है
ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, दिस इज योर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिडक्शन से आया है, तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। समझ पड़ी बात? तो एक आपका हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और दूसरा हो गया आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, तो एक ही सब्सटेंस ने अपने आप को पहले सेल्फ ऑक्सीडेशन किया और एक ही उसी सब्सटेंस ने बाद में अपने आप को सेल्फ रिडक्शन किया, अपना सेल्फ रिडक्शन किया, तो इसको हम कह देंगे डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो हो गई ये पूरे तरीके से हो गई कौन सी? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब यहां पर तुम किसको डिस्प्रपोर्शनेट करा रहे हो? सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड को, राइट? कैनिजारो में आप किसको करा रहे हो? एल्डिहाइड को, वो भी कौन सा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब मीथेनॉल को आप डिस्प्रपोर्शनेट करा रहे हो, बहुत शानदार। मीथेनॉल बोले तो HCHO, HC डबल बॉन्ड O और H, इसको आप डिस्प्रपोर्शनेट करा रहे हो, और इसको डिस्प्रपोर्शनेट कराओगे तो ये एल्डिहाइड है भैया, और हमें पता है एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है वो एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होगा आपका कौन? एक होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड को जब भी ऑक्सीडाइज किया है तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड को ही बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई, हमें पता है। और एक होगा इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और हमें पता है एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहां पर 100% हमें अल्कोहल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता, ये हो गया अल्कोहल। तो 100% बात हो गई कि एक हमें मिलेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक हमें मिलेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। एक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ये अपने आप को एल्डिहाइड है तो ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और एक और मॉलिक्यूल जो इसका होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक और मॉलिक्यूल जो इसका होगा वो अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, वो खुद को अल्कोहल बना लेगा, तो ये अल्कोहल यहां पर बन जाएगा। तो एक हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक हो गया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो यही चीज होगी फॉर्मल्डिहाइड में, और इसी रिएक्शन को हम कैनिजारोस रिएक्शन कहेंगे। तो यही रिएक्शन को हम यहां समझ रहे हैं, इसी रिएक्शन की हम यहां बात कर रहे हैं। सो इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर हाफ आर रिड्यूस्ड। बिकॉज यू आर टेकिंग 1 मोल, तो आधे मोल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आधे मोल अपने आप को रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल नहीं लोगे आप, कई एक मोल लोगे, तो एक मोल लोगे तो उसमें कई मॉलिक्यूल्स है, उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, तो उसके आधे ऑक्सीडाइज करेंगे और उसके आधे रिड्यूस करेंगे, ये चीज होगी। तो यहां पर देखें, द इक्वेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शंस शोन बाय HCHO इज गिवन एज बिलो। तो ये देखो HCHO के आपने 2 मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, फॉर्मल्डिहाइड, NaOH इसमें जरूर लगेगा, एक बेस के प्रेजेंस में होगी, तो यहां पर देखो वो एक कार्बन का अल्कोहल बन रहा है CH3OH और एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है। ठीक है, वो एसिड बनेगा लेकिन क्योंकि बेस है सामने तो बेसिकली वो सॉल्ट भी बन जाएगा, तो वहां पर आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बोले तो HCOONA मिलेगा। कौन मिलेगा? HCOONA। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉर्मेट। दिस इज वॉट यू कंसिडर टू बी सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा और ये मीथेनॉल बनेगा। मतलब यहां पर हमने क्या ले लिया? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इज HCHO, 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्योंकि आपको एक को कार्बोक्सिलिक बनाना है, एक को अल्कोहल बनाना है। किसके साथ लेंगे? ये बेस के साथ। बेस कौन होगा यहां पर? NaOH। तो ये NaOH हो गया, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और जैसी बेस के साथ ये रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? एक CH3OH और HCOONA। तो ये एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि ये बेस है और यहां पर आपको एसिड बनाना है, तो ये एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? HCONA के साथ आपका CH3OH। दिस इज कॉल्ड एज मीथेनॉल। ये हो जाएगा आपका मीथेनॉल। तो ये आपका कौन सा हो गया? सोडियम फॉर्मेट आपका हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन गया आपका। और ये आपका बन गया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्योंकि यहां रिडक्शन हो गया, तो ये आपका कहलाएगा कौन सा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। ये चीज आपको मिल रही है यहां से।
क्लियर हो गया? इन द सेम वे आप किसके साथ भी कर सकते हो, आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में भी देयर विल बी नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर आप बेंजल्डिहाइड ले लेते हो तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड में कैसे नहीं होगा, देखो बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड OH है, सी डबल बॉन्ड O जो है वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके साथ जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, मतलब इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड भी यहां पर हो सकता है, जो अपने आप को बेंजाइल अल्कोहल में और यहां पर अपने को सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट कर लेगा। अगेन एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा ये भी देख लो, यहां पर ये भी देख लो भाई, यहां पर कैसे बनेगा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये भी एक और स्लाइड ले लेते हैं यहां पर, और यहां देखते हुए चलेंगे ये कैसे बनेगा, देखते हुए चलेंगे। आपने ले लिया एक बेंजल्डिहाइड, बोले तो ये बेंजीन रिंग, मैं अभी डबल बॉन्ड बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसके पास, इस कार्बन के पास एक भी बॉन्ड अब फ्री नहीं बचा जहां हाइड्रोजन आ सकता था। ये सी डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यहां देखेंगे आप, ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, राइट, दिस इज अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 2 यहां 3 और 4 बॉन्ड हो गए, तो फिर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इट विल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे भैया, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। किसके साथ लेंगे, किसी बेस के साथ लेंगे, अगेन NaOH ही ले लेते हैं। अब बेस के साथ लेंगे तो रिएक्शन देखेंगे भैया, यहां पर एक बन जाएगा अपने आप को क्या, सॉल्ट, और एक बन जाएगा अल्कोहल। तो एक पार्ट पर अल्कोहल पहले बना देते हैं, दिस इज अल्कोहल। ये हो गया आपके पास CH2, ये कार्बन रहेगा, उतने ही कार्बन का एक अल्कोहल, मतलब यहां पर एक OH आ जाएगा। इसको बेसिकली कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। प्लस अब यहां पर CH2OH है तो बेंजाइल अल्कोहल यहां पर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो एसिड भी बनेगा। तो यहां पर आपने फिर से डबल बेंजीन रिंग बना दी, बेंजीन रिंग के साथ ये हिस्सा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो कार्बोक्सिलिक में करते तो COH होता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सामने बेस है, तो बेस है तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ एसिड बना लेगा, तो COH की जगह COONA आ जाएगा। इसको हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट। दिस विल बी रिगार्डेड एज सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कौन सा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये हो गया आपका कौन सा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। सॉरी, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड ना, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया भाई, और ये वाला आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो गया। सो दिस इज योर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम कह देंगे डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, क्योंकि एक बेंजल्डिहाइड अपने आप को एक प्रोडक्ट में रिडक्शन कर रहा है और दूसरे प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये जो रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक में हो या इनऑर्गेनिक में हो, कहीं पे भी हो, ये रिएक्शंस हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ही कही जाती हैं। इन रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ही बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? पूरा संपट पड़ा। तो ये था मेन आपका कैनिज़ारोस रिएक्शन, ये था मेन आपका कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। इसमें फिर आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर भी रिएक्शन मैंने पूरी बताई है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया भाई। दिस इज व्हाट वी कंसिडर्ड एज कैनिज़ारोस रिएक्शन, और कैनिज़ारो रिएक्शन में मेनली यही होता है, आपके पास बेंजल्डिहाइड रहता है, बेंजल्डिहाइड बेस के साथ मिलता है, एक आपका बेंजाइल अल्कोहल बनाता है और एक आपका सोडियम बेंजोएट, एक आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और एक आपका रिड्यूस प्रोडक्ट जो कि अल्कोहल होगा। क्लियर हो गया कैनिज़ारो रिएक्शंस? बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे और चर्चा करते हैं भाई, और आगे अब डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास डायल्डिहाइड्स होते तो, मतलब डायल्स होते
तो वो क्या करते हैं, वो भी सेम चीज होती है, बट द रिएक्शन में भी इंट्रामोलिकुलर ऑल्सो। इंट्रा मतलब इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या चला जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो एल्डिहाइड है, एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो एल्डिहाइड है तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड्स हो गए, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना, तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर। अब इसमें जो दो एल्डिहाइड्स है उसमें एक बन जाएगा अल्कोहल और जो दूसरा होगा वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक आपका बन जाएगा अल्कोहल, एक वाला ग्रुप आपका अल्कोहल हो जाएगा और जो दूसरा CHO है वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आ जाएगा। ये भी आपको देखने को मिलेगा कैनिजारोस में, क्योंकि अगर आप दो डायल्स लेते हो तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और H, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें कौन है अल्फा, कोई अल्फा नहीं है, दोनों आपके ये हैं, इसमें कोई भी अल्फा नहीं है। तो यहां पर आप ये कंसीडर करोगे कि ये आपका डायल्स है, और डायल्स जब हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है, मतलब बेस में मिलता है, अगर बेसिक मीडियम में जाता है तो ये आपका एक पार्ट अल्कोहल में बदलेगा रिड्यूस्ड फॉर्म में, एक पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा। सो दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज इंट्रामोलिकुलर पार्ट। तो ये इंट्रामोलिकुलर आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज कैनिजारोस रिएक्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगली रिएक्शन पर चलते हैं भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली रिएक्शन पर फिर हम आगे चलेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ इन क्रॉस कैनिजारोस, क्रॉस कैनिजारो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। नाउ वी हैव अ कैनिजारो रिएक्शन जिसमें हम क्रॉस कैनिजारो करेंगे। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, two different aldehydes which don't have alpha hydrogen atoms undergoes Cannizzaro reaction। जैसे क्रॉस एल्डोल हम पढ़कर आए पार्ट 3 में, उम्मीद करता हूं पार्ट 3 सबने देखा होगा, वहां पर मैंने वर्ड यूज किया है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको दो एल्डिहाइड्स चाहिए, अगर दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट हो जाए, या दो कीटोन्स चाहिए दोनों कीटोन्स डिफरेंट हो जाए, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो जाए, तो वहां पर क्रॉस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स अगर आपको कोई चाहिए लेकिन दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप क्रॉस वर्ड का यूज करते हो। इन द सेम वे कैनिजारो में भी आप दो मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर को छोड़ दो तो बाकी सब में आपने दो दो एल्डिहाइड्स लिए थे, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लोगे तो वहां पर वो बन जाएगा क्रॉस एल्डोल। अब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो होंगे वो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हो तुम, एक ले लोगे फॉर्मल्डिहाइड, एक ले लोगे बेंजल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। तो फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों आपके काम के आ जाएंगे। संपट पड़ गई बात, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे। ये आपने ले लिया देखो फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब यहां पर क्या होगा, ये जो बेंजीन वाला पार्ट है ये अपने आप को रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ये चला जाएगा अल्कोहल पार्ट में, तो ये अपने आप को रिड्यूस करेगा, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ये एलिफेटिक फॉर्म में चला गया तो ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और चला जाएगा एसिड के फॉर्म में। ये एल्डिहाइड है, चला गया एसिड के फॉर्म में, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका चला गया अल्कोहल के फॉर्म में। तो एक रिड्यूस कर रहा है और एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, दोनों एल्डिहाइड्स है। आप अल्टीमेटली आपको ये बोलने को मिलेगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेट है। हालांकि ये बहुत हद तक दो अलग अलग है तो इसमें आप डिस्प्रपोर्शनेट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट यस क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ दो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें एक रिडक्शन जा रहा है एक ऑक्सीडेशन, तो ये एक तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट का कैटेगरी बन जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ रिएक्शन पार्ट, क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन। तो HCHO being smaller molecule having lesser steric hindrance is easily oxidized and other aldehyde is। तो यहां पर जो स्मॉलर ग्रुप होगा, क्योंकि आपने दो एल्डिहाइड्स लेने, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्मॉलर ग्रुप होगा जाहिर बात है जो फॉर्मल्डिहाइड होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेशन होना आसान है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। जबकि अगर आप बेंजल्डिहाइड देखोगे तो इस बेंजल्डिहाइड के पास भाई साहब बल्किनेस ज्यादा है,
ये जो बेंजल डिहाइड है ये बल्की ग्रुप है, और अगर ये बल्की ग्रुप हो गया तो फिर यहां पर ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होगा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बल्कीनेस के कारण ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो इसको आप बोल दोगे कि ये बल्कीनेस के कारण खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप को फिर क्या करेगा, रिड्यूस करके बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये खुद को रिड्यूस करके बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा, जबकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन क्योंकि यहां दो डिफरेंट हमने मॉलिक्यूल्स यूज किए, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। और मैं बता दूं, कैनिजारो नहीं आई तो क्रॉस कैनिजारो आ जाएगी। कैनिजारो इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे टर्म रिलेटेड आपको जरूर आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, इसलिए जरूरी है। So always under such conditions in cross Cannizzaro reactions formaldehyde forms sodium formate। तो जो formaldehyde होगा वो हमेशा इस कंडीशन में क्रॉस कैनिजारो में सोडियम फॉर्मेट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। तो यहां पर आपको 100% कौन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ही मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा यहां पर। तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो सोडियम फॉर्मेट ही हमेशा बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो सोडियम फॉर्मेट यानी कि हमेशा यही चीज आपको बनाकर देगा। फॉर्मल्डिहाइड अगर आपके पास मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा सोडियम फॉर्मेट के टर्म्स में। क्लियर हो गया। क्रॉस कैनिजारो का एक बार अपन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आगे और बात करेंगे। क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन ये हो गई। चले बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते, आगे और चर्चा करते हैं भाई, आगे और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नाउ। सो वी हैव दिस वाज क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। नाउ 2-मिथाइल प्रोपेनल ऑल्दो हैज अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम 2-मिथाइल प्रोपेनल की बात करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बट इट अंडरगोज बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारोज रिएक्शन एज वेल। ये एल्डोल कंडेंसेशन तो जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल समझ गए, ये आपके पास है CH3 प्रोपेनल, सॉरी CH3 CH, CH के साथ एक CH3, फिर ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज कॉल्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो ये आपके पास बन गया 2-मिथाइल प्रोपेनल। अगर आप इसको देखो तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा भाई आपको, इसके पास आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा। पूछो कहां दिखेगा, ये आपका मेन कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल से ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन, अल्फा कार्बन, और इसके पास ये जो हाइड्रोजन मैं बना रहा हूं दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है ये इसका है अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन अगर आपका अल्फा हो गया तो अल्टीमेटली इसके पास अल्फा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन तो 100% हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन तो 100% हो सकता है। मैं एल्डोल कंडेंसेशन बताता हूं आपको कैसे होगा। एक और मॉलिक्यूल ये ले लो, CH3 CH3 और C, इसके साथ H है, और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये आप ले लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो आपका पास है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब ये अपने अंदर से H+ रिलीज करेगा, ये H+ रिलीज करेगा, और जब H+ रिलीज होगा तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा। ये कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पर माइनस होगा, कार्बन पर प्लस होगा, तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, और जो O- है वो इस H जो H+ निकल रहा है उस पर, उसके साथ जाकर लग जाएगा। तो एल्डोल देख लो, एल्डोल कैसे बन रहा है, एल्डोल देख लेंगे एल्डोल कैसे बन रहा है भाई। यहां पर एल्डोल में रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से सुनेंगे। वी हैव दिस एज CH3, इस पर अटैकिंग हो रही है तो ये बन गया आपका CH, थोड़ा सा मैं नीचे बना लेता हूं, ये हो जाएगा आपके पास CH3, ये हो गया आपके पास CH, इसके साथ नीचे CH3, ये हो गया C, ऊपर इसके साथ OH, नीचे यहां पर H, और इस पर ये अटैक करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा CH वाला, जिसके साथ ऊपर और नीचे CH3 है, और यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। तो ये आपका एल्डोल हो गया। क्यों एल्डोल हो गया, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया आपका एल्डिहाइड, और ये वाला ग्रुप हो गया अल्कोहल। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड और ये आपका अल्कोहल, तो ये हो गया आपका एल्डोल। तो ये एल्डोल तो दे सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना एल्डोल की कंडीशन थी।
अल्फा हाइड्रोजन हो एटम के पास, ये भाई साहब एल्डोल की कंडीशन थी। लेकिन कैनिजारो में तो नहीं बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन हो, वहां तो क्लियरली बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लेकिन फिर भी ये 2 मिथाइल प्रोपेनल कैनिजारोज रिएक्शन भी देगा। क्यों देगा, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट फॉर द बेस टू एलिमिनेट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन एटम। अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए, पहले उस बात को समझो कि अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो बेस के साथ, क्योंकि कैनिजारोस रिएक्शन में आप बेस यूज कर रहे हो, तो बेस के साथ वो अल्फा हाइड्रोजन एसिड बनकर निकल जाएगा। बिकॉज हमने हमेशा चर्चा करी है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स हमेशा हमने बात की है, मैंने पिछले वीडियो एल्डोल में भी ये बात बोली थी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। या एक अल्फा हाइड्रोजन है मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। हमने ये बोल दिया कि भैया अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर का क्यों है, क्योंकि जो कार्बन है अल्फा वो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, और कार्बोनिल से अगर जुड़ा हुआ है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां जो कार्बन डबल बॉन्ड हुए वहां डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन जो अल्फा है उसको कार्बोनिल के कार्बन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से H निकाल देगा और अपना खुद का H निकालेगा, मतलब अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा H पॉजिटिव बन के निकलेगा, और H पॉजिटिव बोले तो एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो एसिडिक नेचर है ये कैनिजारो में प्रॉब्लम इसलिए करेगा क्योंकि कैनिजारो की रिएक्शन आप बेस के साथ कराते हो, NaOH के साथ। आप देखो आपने हर जगह पहले कैनिजारो में बेस यूज किया, डाइल्यूट NaOH, यहां आ जाओ OH माइनस, यहां आ जाओ NaOH, यहां आ जाओ, हर जगह NaOH। यहां पर मैंने लिखा नहीं बट यहां लिखा, ये देखो NaOH, ये NaOH, हर जगह आप देखो आपको NaOH मिलेगा, ये देखो NaOH, ये देखो NaOH। ये कौन था, ये बेस था, और बेस की रिएक्शन अगर आप एसिड से करा रहे हो तो फिर ये सॉल्ट बनेगा, फिर ये दिक्कत होगी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। और हम चाहते हैं वहां का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ना निकले एसिड बन के। अगर वो ना निकलेगा नहीं निकलेगा तो फिर वो कैनिजारोस में काम आ जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करवा देगा। क्लियर हो गया। तो कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए। बट यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अल्फा हाइड्रोजन स्टेरिकली हिंडर्ड है। क्यों स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसमें आप देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये पूरा बल्कि ग्रुप इस ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, और ये निकल नहीं सकता तो अल्फा हाइड्रोजन होगा भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब थी जब अल्फा हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाता, इसलिए कैनिजारो में नहीं लेते। बट यहां पर कैनिजारो पॉसिबल इसलिए क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। स्टेरिकली हिंडर्ड मतलब इसके साथ लगाए, इसके साथ लगाए, इसके साथ लगाए, ये बल्कि ग्रुप्स के साथ लगाए, और जब इन बल्कि ग्रुप्स के साथ लगेगा, जब इन बल्कि ग्रुप्स के साथ लगेगा तो H+ का निकलना असंभव होगा। तो ये कैनिजारो में पार्ट ले सकता होगा 100%। तो ये पूरे ग्रुप का एक बार बनेगा अल्कोहल इसके इस ग्रुप में, और एक बार बनेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड इसी ग्रुप में। तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों मिलेंगे, तो ये कैनिजारोस रिएक्शन पे भी जाएगा। तो कैनिजारोस रिएक्शन का एक एग्जांपल, मतलब इसी को लेकर कैनिजारो रिएक्शन भी देख लेते हैं। इसी को लेकर कैनिजारो रिएक्शन CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, रिएक्टिंग विथ NaOH। प्रोडक्ट देखते हुए चलेंगे, प्रोडक्ट में मजा आएगी भाई, प्रोडक्ट देखते हुए चलेंगे। ये वाला हिस्सा एक बार अल्कोहल, यही वाला हिस्सा एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस CH3 CH CH2 OH और इसके साथ एक CH3। ये हो गया आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड
और ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेनोल। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये बन गया और 2 मिथाइल प्रोपेनोल वो बन गया। ये आपका हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये हाइड्रोजन नहीं निकला। ये H+ निकल जाता तो NaOH के साथ कुछ कहानी और हो जाती, सॉल्ट सीधा बन जाता, लेकिन ये नहीं निकला क्योंकि ये क्राउडेड था। इसकी बात कर रहा हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन था लेकिन ये क्राउडेड था, मतलब इस बल्की ग्रुप, इस बल्की ग्रुप और इस बल्की ग्रुप के बीच में फंसा हुआ था, तो इसलिए वो इजीली नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए यहां पर ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये आपके दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक बनेगा अपना रिड्यूस्ड फॉर्म। इसलिए आपका होगा कि ये रिएक्शन बड़ी आसानी से प्रोसीड हो रही है, ये रिएक्शन बड़ी आसानी से की जा सकती है। समझ पड़ गई क्या बात? बिल्कुल क्लियर हो गया यहां पर। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ कंप्लीट रिएक्शन पार्ट और ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। क्लियर हो गया? तो कैनिज़ारो रिएक्शन में कोई भी केस आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल पूछ लेंगे आपसे कि बताओ ये कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम सबसे पहले कंडीशन चेक करोगे, जो मैंने कही है कि सबसे पहले यही चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं होगा, लेकिन तुम देख लेना ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, और स्टेरिकली हिंडर्ड है तो ये 100% ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि यहां H+ नहीं निकलेगा, जो अल्फा कार्बन है उसका H+ नहीं निकलेगा। तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती भाई, ये बेस्ट चीज है। संपट पड़ गई, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्रॉस कैनिज़ारोस तो हम कर चुके हैं। इसका केस का एग्जांपल ले लो एक बार, इस केस का स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, फिर आगे और जिक्र करेंगे। यहां पर देखते हुए चलेंगे, ये पार्ट भी लेंगे भाई, इसका भी डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया, तो डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कैनिज़ारोस रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। यहां पर पूरे तरीके से हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है भाई। और यहां से मैं तुमको क्लियर कट बता दूं, 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो चुके हैं अगर तुमने शुरू से जितना वीडियो अभी चल रहा है और यहां तक तुमने अगर देखा है। तो मैं लिख कर दे रहा हूं, 2 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स का जो CBSE बोर्ड का पेपर होगा उसमें 2 मार्क्स पक्के हो गए हैं, 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो गए यहां पर। क्लियर हो गया? चले, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू दी 7th रिएक्शन नाउ। और 7th रिएक्शन आपको बोली गई है भैया टिस्चेंको रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, टिस्चेंको अगर आप देखोगे तो 5 साल में से 1 आध साल पूछी गई है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आती ही नहीं है, ये आती है बट उतना कॉमन नहीं है जितना मैंने एल्डोल बताया या मैंने कैनिज़ारो बताया, ठीक है। चलो अब यहां पर देखेंगे अपन। सो वी हैव अ रिएक्शन हियर which is Tischenko reaction। Tischenko reaction क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप। In this reaction aldehydes it can be with or without alpha hydrogen। मतलब यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन वाला भी हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन के बिना वाला भी हो सकता है। In the presence of aluminium और मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम एल्कोक्साइड में undergoes auto oxidation and reduction to form carboxylic acid। So they basically undergo auto oxidation, या तो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, and reduction to form carboxylic acid and alcohol। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैनिज़ारो जैसा लग रहा होगा, लेकिन कैनिज़ारो की कंडीशन थी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, या फिर हो तो स्टेरिकली हिंडर्ड हो। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, दोनों केसेस में आपके मॉलिक्यूल्स डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाएगा। एक ऑक्सीडाइज फॉर्म, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनके कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में रहेगा, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में अल्कोहल के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और रिड्यूस्ड होकर वो अल्कोहल बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एज द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये ईस्टर क्यों बनेगा? क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करवा लिया भाई, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को साथ में रिएक्ट करवा लिया। और भाई साहब जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की बचपन से रिएक्शन तो हम यही पढ़कर आए कि दिस इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन,
मतलब यहां पर 100% आप क्या बोलोगे कि क्या फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है अलोंग विथ वाटर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल बन जाएंगे प्रोडक्ट साइड, तो ये आपस में भी रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, आपस में भी रिएक्ट करके ये बना लेंगे ईस्टर। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, ईस्टर। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी योर ईस्टर। रिएक्शन देख लेते हैं। आपने ले लिया इथेनॉल, आपने ले लिया इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बट हमें फर्क नहीं पड़ता, टिस्चेंको रिएक्शन है। यहां पर ले लिया आपने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ट्राई इथॉक्साइड, तो ये AlOET होल थ्राइस, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। अब एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड के साथ एक बनेगा अपना ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये हो गया CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बनेगा अपना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो गया CH3CH2OH अल्कोहल, इथेनॉल। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये बन गया इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, और ये बन गया इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये इथेनॉल बन गया, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो आपको पता है इथाइल एसीटेट बन जाएगा, इथाइल एसीटेट दैट इज ईस्टर प्लस वाटर। ये तो ईस्टरिफिकेशन हमें पता है, यहां से हम ले लेंगे H, यहां से हम ले लेंगे OH। यहां पर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, और यहां अल्कोहल है CH3 CH2 O और H है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये OH और ये H निकल गया, माइनस वाटर। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लो, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो गया आपका इथाइल इथेनोएट, या आपको इसको इथाइल एसीटेट भी कह सकते हो। ये हो गया आपके पास इथाइल और ये हो गया एसीटेट, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज इथाइल एसीटेट which is one kind of ester, which is one kind of ester। तो ये आपका क्या हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट यू कंसीडर टू बी ईस्टर फॉर्मेशन। ये हो गई ईस्टर फॉर्मेशन, ये ईस्टर हो गया। तो काम वही किया, बस यहां पर आपको किसकी जरूरत नहीं थी, अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन की जरूरत नहीं थी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हो भी जाएगा तो भी बन जाएगा, देख लो इथेनॉल में है, इथेनॉल में दिस इज अल्फा हाइड्रोजन भाई, इथेनॉल में है, तो इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी आपके डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन ये कर दिया है। डिसप्रपोर्शनेट पे ये बन गया ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया रिड्यूस्ड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया अल्कोहल। कंसेप्ट क्लियर हो गया सारी चीजों को लेकर, कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अल्टीमेट प्रोडक्ट इज ईस्टर, वहां ईस्टर नहीं बना था, ये बात याद रखना। वहां पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, ऑल्दो वो दोनों भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड थे, बट वो कंबाइन होकर ईस्टर नहीं दिए थे। वहां पर रिएक्शन रुक गई थी, यहां वो आगे चलकर कंबाइन हो जाएंगे और आपको ईस्टर का फॉर्मेशन दे देंगे, ये ईस्टर दे देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई हमारी टिस्चेंको रिएक्शन। भैया स्क्रीनशॉट लपकेंगे, फिर आगे और बात करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे। दिस वाज टिस्चेंको रिएक्शन, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत शानदार। चले आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं रिएक्शन में क्या है। एक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शिफ्स टेस्ट भी आता है, एक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट भी आता है। रिएक्शन देखेंगे तो ये टेस्ट की तरह ही है, मतलब ये टेस्ट ही है एक्चुअली, शिफ्स टेस्ट, लेकिन रिएक्शन को समझेंगे और कम से कम 2 स्टार बनाएंगे। 2 स्टार इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिफ्स रिएजेंट पर क्वेश्चन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू टिस्चेंको। क्रॉस एल्डोल, एल्डोल और कैनिजारो से ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ उनसे कम भी नहीं है कुछ ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, नाउ एक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। एल्डिहाइड्स रीस्टोर द पिंक कलर ऑफ शिफ्स। जो शिफ्स रिएजेंट होता है बेसिकली उसको हम रोज एनिलिन क्लोराइड भी कहते हैं, बेसिकली रोज एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, या उसको मेजेंटा भी कहते हैं। अब वो कई बार क्या होता है, जब आप उसमें SO2 गैस को पास करते हो, शिफ्स रिएजेंट जो होता है जिसको आप मेजेंटा कहते हो या रोज एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड कहते हो, उसका कलर पिंक होता है। लेकिन जब आप SO2 उसमें पास करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो अपना पिंक कलर जो हो जाएगा उसका लॉस हो जाएगा, अपना पिंक कलर खो देगा।
उस पिंक कलर को रिस्टोर करा जाता है एल्डिहाइड की मदद से, जो ऑल्सो एल्डिहाइड का टेस्ट माना जाता है। तो यहां पर क्या होगा, केमिकली दिस रिएजेंट इज मेजेंटा और रोज एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड which dissolved in water and its red or pink color decolorizes, कलर खत्म हो जाता है, decolorizes by passing SO2। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड इसमें पास करोगे तो जो उसका कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में कलर जो होगा वो डीकलराइज हो जाएगा। While ketones do not respond to this test, तो बेसिकली ये एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट करने के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि कीटोन के साथ आप देखोगे तो वो क्या उसका जो पिंक कलर है उसको वापस से रिस्टोर नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन ऐसा टेस्ट नहीं देता, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसके साथ वो रिस्टोर कर जाएगा, उसके साथ उसको पिंक कलर उसका वापस मिल जाएगा। तो ये टेस्ट माना जाएगा किसका, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, दोनों का ये टेस्ट माना जाएगा। तो अगर आप देखो एल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट के साथ हो रहा है, जो अभी कलरलेस है, फिलहाल कलरलेस कब है, जब डिसॉल्व्ड इन वाटर है और SO2 गैस उसमें से पास कराई है, तो वापस से उसका क्या कलर मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा। और ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। देयरफॉर दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहां पर हम इसको कहेंगे शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट विच इज बेसिकली टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehydes and ketones, between aldehydes and ketones। तो एल्डिहाइड इस टेस्ट को देंगे, पिंक कलर बताएंगे, जबकि कीटोन्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बीच में डिफरेंस के लिए ये शिफ्ट टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट टेस्ट के थ्रू। क्लियर हो गया, दिस इज बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये आपको पिंक कलर मिलेगा। क्लियर हो गया, तो ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ एक्शन देखने को मिलता है, और ये शिफ्ट टेस्ट के रूप में हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई पहले इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज शिफ्ट टेस्ट और शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं और अब यहां देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलीमर्स बनाते हैं हमारे, तो वहां पर हमें हमेशा उनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। मतलब जो बेसिक मोनोमेरिक यूनिट्स होती है वो मोनोमेरिक सिंगल यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंबाइन टुगेदर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बड़ी बड़ी चेनें बना लेते हैं। जो बड़ी चेनें बना लेते हैं उनको हम पॉलीमर चेन कहते हैं, पॉलीमेरिक चेन कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ HCHO एंड RCHO आर एस फॉलोज। तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड और हायर एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस यहां पर दी गई है। फॉर्मेलिन इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, तो पहले हमारे पास फॉर्मेलिन रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड सिंपली, और उसके अगर हम बहुत सारे 5 से लेकर 60 कार्बन तक के अगर यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो यहां पर आपके पास पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक पॉलीमर है। ये पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक के तौर पे, बेकलाइट के तौर पे बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक्स के फॉर्मेट में ये लोग यूज होते हैं, फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए ये पॉलीमर्स बहुत काम के होते हैं। नेक्स्ट इज HCHO ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको CH2N मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर देगा विच इज पॉलीऑक्सीमिथिलीन, जहां N की वैल्यू यानी कि जो मोनोमेरिक यूनिट्स होगी वो 100 से ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स होगी, .2H2O भी यहां पर रहेगा। सो ये सब क्या है, पॉलीमर्स है। हालांकि पॉलीमर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसकी नहीं आती, बट येट अगेन these are something। HCHO gas at room temperature slowly polymerizes to this molecule। तो HCHO गैस जो है वो मीथेनल गैस है, वो रूम टेम्परेचर पर स्लोली पॉलीमराइज होती है, और इस तरीके से एक ट्राइऑक्सेन जिसको हम मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, वो ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड बना लेगी, एक साइक्लिक पार्ट बना लेगी। तो CH2O 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 CH2 ऐसा एक ग्रुप बना लेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइऑक्सेन और मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो ये सब क्या है, बेसिकली पॉलीमर से, और ये सारी रिएक्शंस जो है वो पॉलीमर बेस्ड रिएक्शंस है, पॉलीमराइज होकर रिएक्शंस बनी है, जो एल्डिहाइड्स में आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। कीटोन्स में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कीटोन का जो कार्बोनिल है वो सेंटर पे आ जाता है, नॉन टर्मिनल पे आ जाता है, तो वो चेन बड़ी जोड़ नहीं पाता। जबकि एल्डिहाइड में वो कॉर्नर पे रहता है कार्बोनिल, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, चेन्स को जोड़ सकते हो, तो वहां से चेन्स जो हो जाती है वो जुड़ती हुई जाती है, ये आपको देखने को मिलता है ना। इवन अगर आप देखोगे कि इथेनल लोगे, ये आपने मीथेनल लिया था यहाँ HCHO,
यहां पर भी मीथेनॉल लिया था कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आपको पॉलीऑक्सीमिथिलीन बना था। लेकिन जब आप इथेनॉल लोगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो इवन रूम टेम्परेचर पे ये पैरा एल्डिहाइड बन जाएगा। बेसिकली O कार्बन O कार्बन O कार्बन और कार्बन से CH3 CH3 CH3, तो इसको हम कहेंगे पैरा एल्डिहाइड। तो दिस विल गिव यू पैरा एल्डिहाइड। ये था हमारा ट्राइऑक्सेन और पैरा और मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ये मेटाफॉर्मल्डिहाइड था लेकिन यहां ब्रांच नहीं थी। यहां पर अब जो कार्बन है इसके पास ब्रांच है, 3 ऑक्सीजन तो इसमें भी है लेकिन कार्बन के साथ ब्रांच भी है। सो दिस इज पैरा एल्डिहाइड। तो ये आपका पैरा एल्डिहाइड बन जाएगा। डन, चले बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली रिएक्शन पर आते हैं। तो दिस इज इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब पहले आपने स्मॉल अमाउंट में लिया था H2SO4, अब आपने ज्यादा अभी भी अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4, पहले आपने लिया था स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल के साथ। यहां पर अब आप ले रहे हो CH3CHO विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। वही स्मॉल अमाउंट में अब 0 डिग्री, अब रूम टेम्परेचर नहीं है, अब 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह मेटा एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस टाइम इट वॉज पैरा एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट था, और इस बार ये बन जाएगा मेटा एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट। CH3 CHO CH3, बीच में यहां पर ऑक्सीजन, फिर CH3 CHO CH3 और इनकी दोनों चेन्स ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटा एल्डिहाइड। तो ये सारी रिएक्शंस जो है बेसिकली दीज आर पॉलीमेरिक रिएक्शंस। अगेन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी भी एल्डिहाइड की पॉलीमेरिक रिएक्शंस नहीं पूछी गई है। अगर एक पूछी गई है तो वो है बेकलाइट का फॉर्मेशन जो फॉर्मल्डिहाइड से होता है। वो पॉलीमर नाम का चैप्टर जो था उसमें हम लोगों को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन विच इज बेसिकली बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट ये भी एक रिएक्शन है। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत सिंपल बेसिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें बहुत हद तक इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन जैसा कुछ होगा। यानी कि वो एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, एक पार्ट रिड्यूस होगा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। ये कैनिजारो नहीं है, कैनिजारो जैसी है। दिस इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन टाइप प्रोसीजर इज सीन इन द केस ऑफ डाइकीटोन्स। तो ये बेसिकली डाइकीटोन्स में आएंगे। डाइकीटोन्स मतलब जहां C डबल बॉन्ड O दो जगह हो, C डबल बॉन्ड O दो जगह हो तो इसको हम कह देंगे डाइकीटोन्स। डाइकीटोन्स, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो डाइकीटोन्स। अब इसमें होगा क्या, देखो NaOH के साथ रिएक्शन होगी जैसे कैनिजारो में भी होती है। तो यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, O पर माइनस आएगा, NaOH का H जो होगा वो इस माइनस कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन माइनस पर अटैक करेगा। ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये इस O माइनस पर अटैक करेगा। रही बात ONA की, तो ये जो R दिख रहा है ये R एल्काइल शिफ्ट मारेगा, मतलब इस कार्बन पर आ जाएगा। जैसे आपके पास है R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, NaOH से। यहां पर क्या होगा देखेंगे ध्यान से, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग O पर माइनस, यहां पर आपका H प्लस, ये ONA माइनस, H प्लस इस पर अटैक करेगा। इस कार्बन को प्लस बना दिया जाएगा, ये कार्बन प्लस बन जाएगा तो R इस पर अटैक करेगा क्योंकि यहां पर ये जो R होगा ये माइनस बनकर अटैक करेगा तो ये अल्काइल ग्रुप माइनस बनकर अटैक करेगा। और ये जो माइनस है ये कार्बन प्लस हो जाएगा तो ये ONA इस पर आकर अटैक करेगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है सारी चीजें। H प्लस इस पर गया O माइनस पर, यहां OH, इस कार्बन को प्लस करने के लिए एल्काइल शिफ्ट मारेंगे, इसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्काइल शिफ्ट। इंट्रामोलिकुलर एल्काइल शिफ्ट, इसलिए बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोला गया इसको, एल्काइल शिफ्ट। और अब क्या हो जाएगा, ये ONA इस पर अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो यहां पर देखेंगे आप ONA इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, R C, ऊपर सिंगल बॉन्ड हो गया, O के साथ H आ गया, इसके साथ एक R आ गया, ये R, इसके साथ C थाई, डबल बॉन्ड O थाई, और अब O के साथ ONA आ जाएगा, ONA। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वाला पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और भैया ये वाला पार्ट हो गया हाइड्रोक्सी अल्कोहल का। तो कहीं ना कहीं कीटोन्स हैं, डाइकीटोन्स, ये कार्बोनिल था, ये भी कार्बोनिल था, ये दोनों पार्ट क्या हो गए अपने आप को
एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक को रिड्यूस कर दिया। ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक पार्ट में, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो गया कीटोन पार्ट में, हाइड्रोक्सी पार्ट में, सॉरी। तो ये कीटोन रिड्यूस हो गया OH पार्ट में। तो ये कैनिजारो जैसा है। कैनिजारो इसलिए नहीं है क्योंकि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कीटोन्स में वो होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो कीटोन्स में ही हो रहा है, बल्कि डाई कीटोन्स में हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही आर लगाए तो कैनिजारो नहीं है, लेकिन कैनिजारो जैसा ही है। एक पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है इंट्रामोलिकुलर और एक पार्ट रिड्यूस कर रहा है, और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो जैसा ही है। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो जैसा है भाई। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आप कैनिजारो जो देखते हो ना, डाइअल्डिहाइड्स में जैसा हमने देखा था, वैसे यहां डाई कीटोन्स में दिख रहा है, डाई कीटोन्स में दिख रहा है नहीं कैनिजारो बट दिख रहा है। तो ये डाई कीटोन्स में दिख रहा है। ये पार्ट ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पार्ट हाइड्रोक्सी अल्कोहल में, क्योंकि ये पार्ट अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो ये अल्कोहल में। क्लियर हो गया? सो दिस रिएक्शन लुक्स लाइक intramolecular Cannizzaro, but it is not intramolecular Cannizzaro, it is benzylic acid rearrangement, benzylic acid rearrangement। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, बट यस क्योंकि रिएक्शंस कैनिजारो से रिलेट हो पा रही है, इसलिए आपके लिए आसान है इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन पर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ here the oxidation and reduction of carbonyl group is associated with an intramolecular alkyl shift from the carbonyl group। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप का हो रहा है वो एसोसिएट है किससे? इंट्रामोलिकुलर एल्काइल शिफ्ट से। जो इंट्रामोलिकुलर एल्काइल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, उससे कार्बोनिल ग्रुप जो शिफ्ट कर रहा है ना, वो एल्काइल ग्रुप्स को जो शिफ्ट कर रहा है डाइकीटोन्स फॉर्म, वो आर जो शिफ्टिंग हो रही है, वो शिफ्टिंग की वजह से यहां पर हो रहा है टू बी ऑक्सीडाइज टू द कार्बोनिल ग्रुप to be reduced as seen above। क्लियर हो गया? It is seen that barium and thallus hydroxides are more effective than NaOH और KOH। आप इसकी जगह बेरियम या थैलस हाइड्रोक्साइड्स ले सकते हो, यानी कि आप बेरियम का हाइड्रोक्साइड ले सकते हो BaOH होल थ्राइस, ये बेरियम का ले सकते हो, या फिर आप थैलस ले सकते हो TH, थैलियम का ले सकते हो। ठीक है, तो THOH होल थ्राइस ले सकते हो आप। ठीक है, तो थैलस हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ये हाइड्रोक्साइड्स क्योंकि बेस तो आपको चाहिए, तो ये बेस जो होंगे ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे NaOH के मुकाबले। यहाँ जो आप NaOH यूज कर रहे हो, इस NaOH से ज्यादा इफेक्टिव होंगे आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर थैलस हाइड्रोक्साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें सर। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, अब यहां पर अगली रिएक्शन पर आते हैं, विच इज एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। भैया क्लोरोफॉर्म भी जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ऐड होगा, और खास तौर से कंपाउंड होगा कीटोन जिस पर ये ऐड होगा। तो कीटोन पर ऐड होगा तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, टू फॉर्म क्लोरोहाइड्रोक्सी। मतलब जो कीटोन का कार्बन है उस पर क्लोरीन भी आएगा और उस पर OH हाइड्रोक्सी भी आएगा। क्लोरोहाइड्रोक्सी कंडेंसेशन कंपाउंड्स, कंडेंसेशन मतलब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो आपके पास देखो ये रहा कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये रहा आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब CHCl3 को कैसे लिख सकते हो? ClCl3H लिख दो। अब CCl3H लिख दोगे, CCl3H, तो H पर प्लस कार्बन पर माइनस, H पर प्लस और कार्बन पर माइनस। इसको देखकर तुरंत पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, प्लस गया माइनस पर, माइनस गया प्लस पर, मतलब माइनस गया प्लस पर, प्लस गया माइनस पर, ये प्लस माइनस पर। तो ये हो गया CH3 C CH3, इस C के साथ CCl3 और O के साथ H KOH के प्रेजेंस में। तो देखो C CH3 CH3 था, ये CCl3 और ये OH। तो यहां पर आपके बन गया क्लोरीटोन। कीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाकर बन गया क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन, इसका IUPAC नेम करेंगे तो 111 ट्राइक्लोरो, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल और प्रोपेन 2-ओल। तो ये 3 कार्बन का प्रोपेन 2-ओल, 2 पर मिथाइल हो गया, 111 ट्राइक्लोरो हो गया, 2 पर मिथाइल, प्रोपेन 2-ओल। तो प्रोपेन 2-ओल, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं क्लोरीटोन। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्लोरीटोन बनाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोहाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्लोरीन भी है, हाइड्रोक्सी भी है और कीटोन से बना है, तो क्लोरोहाइड्रोक्सी कीटोन्स ये फॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्लोरीटोन, एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद चलते सीधे लास्ट रिएक्शन पे। फाइनल रिएक्शन हमारी आ चुकी है, 12th रिएक्शन। 12th रिएक्शन ये रही, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम डेरिवेटिव्स। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ
सोडियम डेरिवेटिव्स, तो सोडियम के डेरिवेटिव्स का ये फॉर्मेशन होगा। अब सोडियम के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडा अमाइड, सोडियम के अमाइड, सोडा अमाइड इज NaNH2, जैसे अमाइन इज NH3, अमोनिया इज NH3, अमाइन इज RNH2, दिस इज सोडियम अमाइड NH2। इन इथेरियल सोल्यूशन, मतलब ईथर के प्रेजेंस में, ईथर इसमें मीडियम होगा, सोल्यूशन गिव्स देयर सोडियम डेरिवेटिव्स, तो यहां पर आपको सोडियम डेरिवेटिव मिलेगा। सो कीटोन्स, ये रहा आपका कीटोन रिएक्टिंग विद सोडियम अमाइड, सोडा अमाइड NaNH2। अब ये NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ईथर के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन देखेंगे, यहां पर एक H है, यहां पर Na है, तो ये Na पर प्लस, एक H पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस गया माइनस पर, ये बना लेगा अमोनिया, एक H NH2 के साथ चला गया, देख लो ये बना लिया अमोनिया। जो बच्चा Na, वो Na इस CH के साथ आ जाएगा, CH2 के साथ, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Na, CH2Na। तो ये हो गया आपका सोडियम डेरिवेटिव, सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कीटोन, तो इसको बोल देंगे हम सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कीटोन, क्योंकि भैया बना तो कीटोन से है, तो इट इज सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कीटोन। तो ये Na इसकी जगह आ गया, तो ये Na एक H की जगह आ गया। जैसे आपके पास था यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 को CH2H लिख देते, H प्लस CH2 माइनस NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस गया इस कार्बन पर, सॉरी NH2, H प्लस गया इस NH2 पर, NH2 पर गया तो NH3 बना लिया इसने, NH3 प्लस ये Na चला गया इस CH2 पर, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2NH2, CH2NH2, तो ये आपका बन गया CH2Na, सॉरी CH2Na, NH2 तो वहां चला गया ना अमोनिया के साथ, तो CH2Na, तो ये आपका बन गया सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कीटोन, सोडा डेरिवेटिव ऑफ कीटोन। ठीक है, तो ये सोडियम डेरिवेटिव्स भी बनते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, ये पूछी नहीं जाती है अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से कोई सी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट येट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर एल्डोल, कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, बस यही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्लियर इस पार्ट में से? स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि भैया यहां पर पूरे तरीके से पार्ट 4 भी कंप्लीट और ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी कंप्लीट। पूरे तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कंप्लीट कर लिया है 100%, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहां पर हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कहीं पे भी कि कोई चीज अगर आपको नहीं बनी या आपको कोई नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आपको वाकई में नहीं समझ में आई तो आप एक काम कर सकते हो, आप आस्क अ डाउट फीचर का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक आस्क अ डाउट की लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, डाउट की फोटो खींचकर भी भेज सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप भी कर सकते हो। काउंट ऑन मी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और 100% आपके कमेंट का भी आंसर दूंगा। जो भी आपको डाउट आया है, जो भी आपको समझ नहीं आया, जिस टाइमलाइन पे समझ में नहीं आया, आप वहां पर लिखकर पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, क्योंकि अब हम लोग आ जाएंगे किस वाले पार्ट पे, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हम अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे। बाकी भैया मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब जानते हैं, यूट्यूब चैनल सब लोग जानते हैं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों तक शेयर करें। लेकिन जो जानने वाली बात एक और है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, जहां पर आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और जिस एग्जाम में अपियर कर रहे हो वो एग्जाम या तो सिलेक्ट करना है और उसका पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा, नर्सरी से लेकर 12th के सभी क्लासेस का, क्योंकि वहां कोर्स अवेलेबल है। और पूरे कोर्स में कंसेप्ट वीडियोस तो रहेंगे जो थ्योरी वीडियोस है, उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड कोई अगर वो एग्जाम है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसके अलावा आपके जितने भी चैप्टर्स है उनके सबके वन शॉट रिविजन, सैम्पल पेपर्स जितने हैं आपके, मैग्नेट ब्रेन्स के खुद के सैम्पल पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर।
वेबसाइट पर आप आओ और वेबसाइट पे सारे लेक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से। कोई भी आपको यहाँ पैसा खर्च नहीं करना लेक्चर्स देखने के लिए, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई आपको यहाँ पर प्रीमियम पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं है, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स है और सारे एग्जाम्स की तैयारी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी बिहार बोर्ड, इनके लिए भी अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आप 100% देख सकते हो और आप 100% वहां से पढ़ सकते हो। बाकी आपको अगर बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वो भी अब मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलता है। पूरा बुक्स और ई बुक्स का एक अलग कैटेगरी बनाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, जो अभी जाकर आपको एक्सप्लोर करनी है इस वीडियो के खत्म होने के बाद। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप लोगों तक ये चीजें शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों तक शेयर करें, लोगों तक बताएं। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हो, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, स्कूल के, इन सबको शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। आप जितना हो सके लोगों को बताएं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के बारे में। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।